आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्स की हिस्ट्री कैसे लेते हैं बट तो उसके लिए ये हेडिंग्स आपको सीक्वेंस में ही आनी चाहिए कि भी पेशेंट्स के पर्टिकुलर पूछने हैं, उसमें क्या क्या आता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती जाऊंगी। चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं पेशेंट को, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस किस वजह से वो आई है, पास्ट हिस्ट्री क्या थी उसकी, ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो उसने थी उसने कौन कौन सी ट्रीटमेंट ली है, पर्सनल हिस्ट्री उसकी क्या है, फैमिली हिस्ट्री, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। तो इनको हम डिटेल में जब करेंगे तो पहले हम करेंगे पेशेंट्स की डिटेल, उसका नाम क्यों पूछते हैं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं तो आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये इस नाम के पेशेंट है, और साथ में उसके हस्बैंड का नाम, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे काम करते हैं ऐसी जगहों पे जो एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो वो उसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं, तो वो हमें ऑक्यूपेशन ज़रूर मालूम करना है, ठीक है। फिर एज क्या है लेडी की, एज से क्या मुराद है, अगर वो 19 में है जैसे टीन एजर्स है तो उसमें जो बीमारियों का काज होता है कि भी उसमें उस बच्चे के साथ उसको अनीमिया हो सकता है, प्री एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम आ सकती है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मीन हेड ऑफ द बेबी जो है वो पेल्विक रीजन पे उसमें हो सकता है, ऑक्यूपाई ना करे, ठीक है। लो बर्थ वेट का प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, अगर 19 में हो तो टीनेजर्स प्रेगनेंसी कहलाएगी, ठीक है। और अगर एज अबव मोर देन 35 है तो जिसको हम कहेंगे कि भाई वो एल्डरली ग्रेविड है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस आते हैं क्रोमोसोमल एनोमलीज के, तो इसलिए हम पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, ठीक है। उसमें और ज़्यादातर एज के साथ डायबिटीज़, मेलाइटिस, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मोलर प्रेगनेंसी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एज ज़रूर पूछनी चाहिए पेशेंट को। फिर प्लेस, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जैसे डेंगू और मलेरिया कुछ इलाकों में जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है तो वहाँ ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। फिर ऑक्यूपेशन हम क्यों पूछते हैं, वो मैंने पहले भी बताया कि उसको अगर लैब टेक्नीशियन है वो लेडी या एक्सरे में डिपार्टमेंट में काम करती है तो उसमें ल्यूकीमिया और बच्चे में माइक्रोसेफेली ऑफ बेबी मीन स्मॉल साइज ऑफ हेड हो सकता है, ठीक है। और एजुकेशन पूछते हैं कि भी कितनी एजुकेटेड हो, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कितना कर सकती है पेशेंट रिगार्डिंग, हमने उसको सीरियसनेस जो बतानी है कि बेटी कोई डिजीज़ है या नहीं है, किस तरीके से केयर करना है, वो कितनी एजुकेटेड है, क्या उसको ओबे कर सकेगी। फैमिली मंथली इनकम पूछते हैं क्योंकि उससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है कि उससे अंदाज़ा होता है कि उसकी डाइट कैसी है। नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी से पूछते हैं कि भाई इसलिए पूछी जाती है कि एमरजेंसी की सूरत में क्या उसके घर के पास कोई हॉस्पिटल है तो वो वहाँ एमरजेंसी में चली जाए, अगर नहीं है तो फिर उस लिहाज से उस पेशेंट को डेट देनी पड़ती है ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। फिर हम आते हैं नंबर 2 में ऑब्स्टेट्रिक इंडेक्स एंड POG, पीरियड ऑफ गेस्टेशन। उसमें हम पहला है हमारा ऑब्स्टेट्रिक इंडेक्स में हम पूछते हैं ग्रेविडा कौन सी है, पैरा कौन सी है, लाइव बर्थ कितने हैं, अबॉर्शन कितने हुए, ठीक। अब ये जो हेडिंग्स है ग्रेविडा, पैरा, लाइव बर्थ एंड अबॉर्शन, ग्रेविडा के लिए हम कहते हैं कि वो बेबी जो इंक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी, पैरिटी के लिए दोज प्रेगनेंसी विच हैव क्रॉस द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और बेबीज वेट इज मोर देन 1 kg। इफ ट्विन है, अगर किसी को 2 है तो वो पैरा 1 ही काउंट होगी, ऐसे नहीं कि उसके 2 बच्चे हैं तो तुम लोग बोलोगे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, वो पैरा 1 ही काउंट होता है, ठीक है। फिर पीरियड ऑफ गेस्टेशन रियल, फिर उससे पूछते हैं कि लाइव बर्थ कितने थे, अबॉर्शन कितने हो चुके हैं। अब ये पीरियड ऑफ गेस्टेशन और रेगुलर और नॉट, जैसे इफ इरेगुलर पीरियड्स हम पूछते हैं कि भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके रेगुलर थे या नहीं थे, अगर इरेगुलर थे तो फिर हम जो कंफर्म करते हैं पीरियड ऑफ गेस्टेशन को अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं, और अगर रेगुलर है तो फिर नेग्लिज फार्मूला के थ्रू हम करते हैं कि भाई वी एड 280 डेज
in her LMP last menstruation cycle or added 9 months and plus 7 days. अगर excellent if periods are regular and age of the baby correlate with the, अब इसको हम डिग्री में डिवाइड करते हैं कि भी एक्सीलेंट है या गुड है या बैड है पीरियड ऑफ गेस्टेशन। अगर एक्सीलेंट है तो क्या होगा कि उसको पीरियड्स की डेट भी याद होगी और बोलेगी रेगुलर पीरियड्स थे, और वो बेबी की जो एज होगी वो उसकी LMP और अल्ट्रासाउंड से कोरिलेट कर रही होगी। ये 3 चीज़ें होगी, एक पीरियड्स रेगुलर है, दूसरा अल्ट्रासाउंड और LMP आपस में कोरिलेट कर रहा है। ये आ जाए एक्सीलेंट में। गुड में क्या होगा, ये जो ऊपर 3 थी उनमें से कोई भी 2 हो। और बैड में क्या होगा, अगर तीनों चीज़ों को रिलेट ना कर रही हो, ना उसको डेट्स याद हो, ठीक है, ना अल्ट्रासाउंड में सही पता चल रहा हो कि भाई अल्ट्रासाउंड में एज तो पता चल रहा होगा लेकिन जो वो डेट बता रही होगी उल्टी सीधी उसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। फिर ये आते हैं 3 पीरियड ऑफ गेस्टेशन मैरिज। फिर बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कौन सी होती है कि इफ इन प्रीवियस प्रेगनेंसी देर आर एबॉर्शन या PPH मीन पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज, और एंटीपार्टम हेमोरेज हम कहते हैं बिफोर डिलीवरी। और एक्लेम्पशिया होता है कि उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन होती है जिसकी वजह से उसको फिट्स पड़ सकते हैं और बेबी अफेक्टेड होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ गेस्टेशन देयर आर 2 मेथड्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मेथड में क्या है, नंबर ऑफ डेज जो वो बता रही है उसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो जैसे वीक है वो 34 वीक्स है। अब इसमें 34 वीक हो गए और 3 प्लस उसमें 3 जो है वो डिनोट करता है डेज को, 3 जो है वो डेज को डिनोट करेगा। अब ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। और बैकवर्ड मेथड में क्या है, फ्रॉम हर EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 2 डेज डे, और वो जो उसका वो दिन जिस दिन वो आपके पास आई है, ठीक है, ये बैकवर्ड मेथड है। हम ज़्यादातर फॉरवर्ड मेथड को यूज़ करते हैं। इफ़ द पेशेंट डू नॉट रिमेंबर हर LMP, तो फिर आप कोशिश करो कि कोई नियर फेस्टिवल ढूंढो, भाई कोई दिवाली थी या कोई बकरीद थी या कोई ईद मिलादुन्नबी थी, उससे पे थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। फिर दूसरे नंबर पे अल्ट्रासाउंड जो है फर्स्ट सेमेस्टर पे जब करते हैं तो उसमें क्राउन ड्रम लेंथ उसकी एज बता देती है। डे ऑफ क्विकनिंग 5th मंथ में क्विकनिंग का मतलब होता है कि मदर को एब्डोमिनली बेबी की मूवमेंट कब फील होती है, हाथ लगाएगी तो बेबी बाकायदा उसका मूव कर रहा होगा, इसको हम कहते हैं क्विकनिंग, और ये नॉर्मली होती है 5th मंथ में। तो अगर वो बताएगी कि इतने महीने पहले मुझे क्विकनिंग शुरू हुई थी तो फिर हम काउंट करेंगे, उसका मतलब है वो 5th मंथ था, और उसमें फिर हम ऐड करेंगे जिस दिन तक वो आई होगी, ठीक है। नॉर्मली हम 13 विजिट्स करते हैं। नॉर्मल अगर एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, जब वो हर मंथ एक विजिट करता है 7 मंथ तक, मीन 7 मंथ तक 7 विजिट हो गई। फिर मंथ में 2 मरतबा जाता है, मीन 2 वीक के बाद 8 मंथ में। जब लास्ट मंथ होता है तो हर वीक उसको जाना पड़ता है, तो टोटल हमारे पास जो विजिट हो जाती हैं वो हो जाती हैं 13 नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो लास्ट में लिखा हुआ है कि बुक्ड एंड इम्यूनाइजेशन, क्या वो बुक्ड है, क्या वो हमारे पास पहले ही ये पेशेंट आई है पहले भी आ चुकी है, ठीक है, हमने इसको डेट दी थी खुद आने की, या फिर इमरजेंसी में किसी ने भेजी है, बुक नहीं है। फिर इम्यूनाइजेशन ये होता है कि 2 इंजेक्शन लगते हैं टेटनस के, एक 5th मंथ में लगता है, एक 5th मंथ के 4 वीक बाद लगता है, और वो टेटनस टॉक्साइड जो होता है गिवन ऑफ द मदर को देते हैं टू प्रिवेंट द न्यूनेटल टेटनस। अगर लास्ट प्रेगनेंसी वाज बिफोर 3 ईयर तो फिर एक ही इंजेक्शन लगाते, एक 1 डोज की जरूरत होती है, ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या है, चीफ कंप्लेंट जिसकी वजह से वो आई। अब रिफर्ड केस है, क्या रिफर्ड बाय एनी प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिशनर ने भेजी है या किसी नियर बाय हॉस्पिटल ने भेजी है, कि भी हो सकता है कि कोई
गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो, उसकी सेफ्टी के लिए भेज दिया। ठीक है, फिर कंप्लेन उसको पेन है, इफ़ नॉट कंप्लेन देन पेशेंट कंप्लेन ब्लीडिंग पर विजाना, पीवी में बीपीवी मीन ब्लीडिंग पर विजाना। अब कंप्लेन पेन की अगर है तो पेन की कॉजेज क्या हो सकती हैं? अगर ऑब्स्टेटिकल कॉजेज हैं तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शन इंक्लूड दी हो सकता है, एबॉर्शन है, हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, उसको हो सकता है सिस्टाइटिस हो, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से। उसकी वजह ये होता है कि जब बेबी प्रेगनेंसी होती है तो उसके पीछे यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, पीछे जो होता है रेक्टम होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकती है। और लेट प्रेगनेंसी में अगर पेन है तो वो लेबर पेन भी हो सकते हैं, सीवियर प्री एक्लेम्शिया भी हो सकता है। 7 मंथ में अक्सर उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिश बढ़ना शुरू हो जाता है, एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा एंड दी रप्चर यूट्रस, टॉर्जन ऑफ द ग्रेविड यूट्रस। ये वो काजेज हैं जो पेन होता है लेकिन लेट प्रेगनेंसी में।